नमस्ते। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे। वैदिक युग की राजनीतिक संरचना, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और वो कैसे समय के साथ बदला। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससीज और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें शुरू करना होगा ऋग्वैदिक काल से, मतलब करीब 1500 से 1000 बीसी का टाइम। इस टाइम पे समाज मूलतः कबीलाई था। शासन का बेसिस ब्लड रिलेशन था, कोई फिक्स टेरिटरी या इलाका नहीं। सबसे बड़ी यूनिट थी जन, माने ट्राइब या कबीला। अच्छा, तो ये जन का एक हेड होता था, राजन। लेकिन मैंने सुना है ये आज के राजा जैसा पावरफुल नहीं था। मतलब उसे शायद चुना भी जाता था। हाँ, काफी हद तक सही बात है। राजन को जनस्य गोप्ता कहते थे, मतलब जन का प्रोटेक्टर, या फिर गोपति, गायों का रक्षक। उसका मेन काम था कबीले को डिफेंड करना, लड़ाई लीड करना, खासकर गवेष्टि। गवेष्टि, ये गायों के लिए युद्ध था, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, गायों के लिए होने वाले युद्ध। तो राजन की शक्तियां लिमिटेड थीं, और कई बार उसको चुनने या सलाह देने में कुछ काउंसिल्स का, सभाओं का बड़ा रोल था। उसकी मदद के लिए पुरोहित होते थे, चीफ प्रीस्ट जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, सेनानी यानी आर्मी चीफ, और ग्रामीणी विलेज हेडमैन। तो ये कौन सी सभाएं थीं जो राजन पर एक तरह से कंट्रोल रखती थीं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं उस टाइम के हिसाब से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, एक थी सभा। ये शायद एल्डर्स या खास लोगों की काउंसिल थी, कुछ जुडिशियल काम भी करती थी। फिर थी समिति। ये आम लोगों की असेंबली थी, और हाँ, राजन को चुनने या हटाने में इसका रोल हो सकता था। एक और नाम आता है विदत का। ये शायद सबसे पुरानी थी, और इसके फंक्शंस बहुत सारे थे, रिलीजियस, मिलिट्री, सोशल। और खास बात यह कि विदत में महिलाओं की भागीदारी के भी संकेत मिलते हैं। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और एक गण का भी जिक्र है, जो शायद किसी ग्रुप या टुकड़ी के लिए यूज होता था। यानी पावर बटी हुई थी, राजा एब्सोल्यूट रूलर नहीं था। और टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम था? क्या कोई रेगुलर टैक्स था, परमानेंट आर्मी थी? नहीं, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। राजा कोई रेगुलर टैक्स नहीं लेता था। लोग अपनी मर्जी से बलि नाम का गिफ्ट या भेंट देते थे। और इसी तरह कोई स्टैंडिंग आर्मी, मतलब स्थायी सेना नहीं थी। जब लड़ाई होती थी तो कबीले के लोग ही लड़ते थे। सिस्टम काफी सिंपल था, कबीले की जरूरतों के हिसाब से। तो ये थी ऋग्वेदिक तस्वीर। कबीलाई फस्टम, मुखिया कुछ हद तक चुना हुआ, सभाएं पावरफुल। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, बदलाव आया। वो क्या बड़े चेंजेस थे? देखिए, सबसे बड़ा चेंज आया लगभग 1000 बीसीई के बाद, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसकी जड़ में था लोहे का इस्तेमाल और खेती का एक्सपेंशन। आयरन टूल से जंगल साफ करना, गहरी जुताई करना आसान हुआ। एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस हुआ, और लोग एक जगह सेटल होने लगे। परमानेंट सेटलमेंट। तो अब जमीन यानी टेरिटरी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कबीले से। अच्छा, तो फोकस अब ब्लड रिलेशन से हटकर टेरिटरी पर आ गया। मतलब जन की जगह अब जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जनपद, जहां जन ने पैर रखे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब राजा सिर्फ लोगों का मुखिया नहीं रहा, वो एक डेफिनेट टेरिटरी का रूलर बन गया। और इसी के साथ राजा की पावर और पोजीशन में बड़ा चेंज आया। सबसे अहम बात, किंगशिप हेरिडिटरी होने लगी, मतलब राजा का बेटा राजा। ओह, और उन पावरफुल सभाओं का क्या हुआ? सभा और समिति, क्या वो अब भी उतनी ही असरदार रही? नहीं, राजा की पावर बढ़ने के साथ इन सभाओं का इन्फ्लुएंस कम होता गया। सभा और समिति अब ज्यादातर एडवाइजरी रोल में आ गई, और विदत तो समझिए लगभग गायब ही हो गई। पावर सेंटर अब राजा और उसके ऑफिशियल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। राजा की ये जो बढ़ती ताकत थी, ये सिर्फ हेरिडिटरी होने तक ही तो नहीं रुकी होगी। इसे जताने के, दिखाने के भी तो कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। हाँ बिल्कुल। राजा अपनी बढ़ी हुई पावर, प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी उसको दिखाने के लिए बड़े बड़े और ग्रैंड यज्ञ करने लगे। जैसे राजसूय यज्ञ, ये कोरोनेशन के टाइम होता था। माना जाता था कि इससे राजा को डिवाइन सैंक्शन मिलता है। फिर वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथों की दौड़ होती थी, राजा की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। और सबसे ग्रैंड था अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वो जिन जिन इलाकों से बिना रोक टोक के निकल गया, वो सब राजा के अंडर मान लिए जाते थे। ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन और सॉवरेनिटी का सिंबल था। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव आए होंगे फिर तो। वो बलि जो पहले गिफ्ट थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो बलि अब गिफ्ट नहीं रही, वो कंपलसरी टैक्स बन गई, अनिवार्य कर। और
इसे इकट्ठा करने के लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट हुआ, भागदुगा। एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की हेल्प के लिए अब ऑफिशियल्स का एक ग्रुप भी दिखने लगा, जिन्हें रत्निन यानी ज्वेल्स कहा जाता था। इसमें संग्रहित्री, ट्रेजरर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थे। आर्मी भी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगी। हालांकि एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी का डेवलपमेंट महाजनपद पीरियड में ही हुआ। यानी हम एक क्लियर शिफ्ट देख रहे हैं। ऋग्वैदिक काल का कबीलाई सिस्टम, लिमिटेड पावर वाला मुखिया, पावरफुल सभाएं, और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल का टेरिटोरियल स्टेट, हेरिडिटरी राजा, कमजोर सभाएं और रेगुलर टैक्स। एकदम सही। ये ट्रांजिशन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसने ही आगे चलकर लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पावरफुल किंगडम्स यानी महाजनपदों के बनने की नींव रखी। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ, और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का ये फर्क समझना भारतीय इतिहास की जड़ों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। वाकई ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक बदलाव, जैसे खेती का विकास, लोहे का इस्तेमाल, इन्होंने पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाले पॉइंट पर भी लाता है कि भले ही उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी पॉपुलर बॉडीज कमजोर हो गईं, क्या उनकी यादें या उनके पीछे का जो आइडिया था कि लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्या वो बाद के इंडियन थॉट में किसी न किसी रूप में जिंदा रहा होगा? ये सोचने वाली बात है।